तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 इतिहास, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, पाठ नंबर 10। पाठ का नाम है उपनिवेशवाद और देहात। इस चैप्टर का जो है ये वीडियो का भाग 1 है, जिसके अंदर आधा चैप्टर होगा क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। इस कंप्लीट बुक के जो है आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQs, नोट्स, ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी और साथ में वीडियोस भी मिलेंगी इस कंप्लीट बुक की, और जो चीज़ें हैं रिक्वायर्ड उनकी। तो पेज और प्लेलिस्ट दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। अब शुरू करते हैं कहानी को। बहुत मज़ेदार चैप्टर है आपका। चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद और देहात। देहात होते हैं आम गांव, जो गांव होते हैं उनको देहात बुलाया जाता है। उपनिवेशवाद होते हैं बाहरी लोग जो देश में आके बस गए थे। अब ये जैसे ब्रिटिशर्स, अंग्रेज लोग आए थे, उनका ही जिक्र होगा यहाँ पे। अब चलो शुरू करते हैं कहानी को। मज़ेदार है, इंतजार नहीं करते हैं कहानी का। बंगाल और वहाँ के जमींदार। जमींदार कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे, उनके पास अपार संपत्ति हुआ करती थी। लेकिन जब से बंगाल के अंदर औपनिवेशिक शासन शुरू हुआ, हालत खस्ता हो गई। इतनी खस्ता हो गई कि उन्होंने अपनी जमींदारी खो दी। बताते हैं औपनिवेशिक शासन जो है सबसे पहले बंगाल में स्थापित किया गया था। बर्दवान में की गई नीलामी की घटना। ये घटना जो है आगे काफ़ी एक्सप्लेनेशन है इस घटना को लेके, आपको पूरी कहानी पता लगेगी कि क्या सीन चल रहा था। सन 1797 की बात है। बर्दवान, जिसको आज के टाइम पे बर्धमान के नाम से जाना जाता है, बर्दवान को, इसमें जो है एक नीलामी की गई। यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। बर्दवान के राजा द्वारा धारित अनेक महल, यहाँ पे महल आना चाहिए था, मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रही है इधर, भू संपदाएं बेचे जा रहे थे। सन 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू हो गया था। अब ये इस्तमरारी बंदोबस्त क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ये क्या था, इसको इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, आगे आएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। इसके तहत क्या था कि जो कर वसूली थी ना, उसकी राशि निश्चित कर दी गई थी कि इतना कर देना है तुमको। अब वो ऐसा नहीं था कि 1 साल के लिए निश्चित कर दी, वो आने वाले कई सालों के लिए, 10-15 सालों के लिए निश्चित कर दी गई थी। अब उसका नुकसान, अब अंग्रेजों को क्या था, अंग्रेजों को ये चाहिए था ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, और फायदे के चक्कर में उन्होंने जो आने वाले समय में जो कीमतें बढ़ने का अंदाजा था उनका, उसी के हिसाब से उन्होंने कर लगा दिया। अब आज के समय में वो कर उनके लिए, किसानों के लिए, जमींदारों के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया, क्योंकि इतना ज़्यादा तो फायदा भी नहीं हो रहा जितना उनको कर देना पड़ रहा था। और पंगा ये नहीं था, पंगा ये भी था कि जो जमीन, जो संपत्ति उनके पास थी, जमींदारों के पास, उस पूरी संपत्ति के ऊपर कर लगा दिया गया। मतलब आपके पास अगर मान के चलो 20 एकड़ जमीन है, जिसमें से 2 एकड़ पे खेती करते हो, 18 एकड़ सो रही है, खाली पड़ी है वो, तो 18 एकड़ का भी आपको कर देना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी दिक्कतदायक बात हो गई, बहुत ज़्यादा लोग इससे परेशान हुए, विरोध भी हुआ, बहुत पंगे हुए, जालसाजी हुई। तो उसी के बारे में है ये आगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको बता दिया है मैंने इस्तमरारी बंदोबस्त क्या था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी, जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे, उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी। अब कर तो उनको चाहिए, उनको तो पैसा चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को। अगर उनको फ़ायदा, पैसा नहीं मिल रहा है तो वो उनकी संपत्ति को बेच लिया करते थे। हस्ताक्षर वगैरह जो कुछ था वो हो जाते थे पहले ही। अदा न किए जाने पर राजस्व की समस्याएं। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद 75% से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई। कितनी सारी यार, मतलब बहुत सारे लोग थे पहले, लेकिन घट गए वो बहुत ज़्यादा। ये किसका चित्र है, बर्धमान के राजा का डायमंड हार्बर रोड, कलकत्ता स्थित राजमहल, ये जो है इसकी भी नीलामी हुई थी। 1770 के दशक तक आते आते बंगाल के ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी, क्योंकि बार बार अकाल पड़ रहे थे और खेती की पैदावार घटती जा रही थी। अब अंग्रेजों ने ये नहीं सोचा था कि यार पैदावार घट भी जाएगी, नुकसान होगा, क्योंकि उनको एक फिक्स कर था। उनको ये मतलब नहीं था कि आपने खेती करी, नहीं करी, करी तो कितनी हुई, ज़्यादा हुई। उनको सिर्फ ये अंदाजा था उनका कि ज़्यादा होगी और वो खुश रहेंगे। और उसी के चक्कर में वो सोच रहे थे कि ब्रिटिश शासन के पालन पोषण और प्रोत्साहन पाकर यह वर्ग जो है कंपनी के प्रति वफादार बनेगा। ये वफादार जो है, उन्होंने ये सोच के मतलब काम किया था। ये जो इस्तमरारी बंदोबस्त लाए थे, वो ये सोच के लाए थे कि इससे जो है ना, एक पहले क्या था, राजा लोग होते थे तो वो जो है
अगर किसी को ज़्यादा फायदा होता था तो उससे ज़्यादा कर ले लेते थे, और किसी को नुकसान होता था तो उससे कम कर लिया जाता था। लेकिन उन्होंने कर दिया फिक्स, इतना देना तो देना। अब जिसको नुकसान हो गया तो वो कर कहाँ से लाएगा, दिक्कत हो गई। और जो फायदा हो रहा है तो उनको तो क्या हो सकता है ज़्यादा फायदा भी हो जाए, तो वो उनको लगा कि नुकसान वाले तो होंगे नहीं यार, इतने थोड़े बहुत होंगे, लेकिन फायदे वाले ज़्यादा होंगे, तो इसके चलते वो पालतू बन जाएंगे, मतलब वफादार बन जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ, अकाल पड़ गए, बहुत बुरे अकाल, हर साल अकाल, एक साल छोड़ा दूसरे साल अकाल। तो इसके चलते जो है अच्छी कंडीशन कम और बुरी कंडीशन ज़्यादा हो गई, और वफादार नहीं बन पाए लोग इनकी। जमींदारों के नीचे अनेक गांव हुआ करते थे, लगभग 400 गांव। एक जमींदार वो व्यक्ति था जिसके पास 400 गांव की जमीन हुआ करती थी। अब सोच लो, मतलब आज के टाइम पे एक गांव अगर किसी के पास है तो उसको क्या बुलाओगे आप। इनके पास 400 गांव तक होते थे, मतलब किसी के पास 100, 200, 250, 300, 500 नहीं, 500 नहीं, 400 तक होते थे। इससे ज़्यादा फिर वो सल्तनतें बना लेते थे, नहीं तो फिर। अब इनके पास खुद की सेना भी होती थी जमींदारों के पास। आप पिछले चैप्टर में पढ़ के भी आए जमींदारों के बारे में काफ़ी सारा। तो इनके पास अपनी खुद की सेना होती थी, मिनी सेना होती थी कि लड़ाई वड़ाई हो तो वो संभाल ले उसको। राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे, ये उन्होंने दिमाग लगा रखा था। जमींदारों की इस असफलता के बहुत सारे कारण थे, और ये जो है 5 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है, 5 या 6 नंबर में बड़े क्वेश्चन टाइप का बन सकता है यहाँ पे, कि जमींदार जो है राजस्व कर को समय से क्यों चुकाते नहीं थे। पहला कारण था कि प्रारंभिक मांगे बहुत ऊंची थी, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था कि यदि मांग को आने वाले संपूर्ण समय के लिए निर्धारित किया जा रहा है तो आगे चलकर कीमतों में बढ़ोतरी होगी। मतलब फसल है, पहले 2 रुपये किलो बिकती है तो अब 3 रुपये किलो बिकेगी आने वाले समय में, 5-10 साल में। तो ये सोच लिया पहले ही बस। बढ़ोतरी होने और खेती का विस्तार होने से आय में वृद्धि हो जाने पर भी कंपनी उस वृद्धि में अपने हिस्से का दावा कभी नहीं कर सकेगी। जो निश्चित कर है वो निश्चित ही रहेगा। तो वो दिक्कत थी, तो उस चक्कर में उन्होंने पहले ही ज़्यादा लगा दिया। वाह, अब मरेंगे लोग। दूसरा क्या था, यह ऊंची मांग 1790 के दशक में लागू की गई थी, जब कृषि की उपज की कीमतें बहुत नीचे थी, जिससे रैयत, ये किसानों की कैटेगरी होती है, इसके लिए जो है, मतलब इनको कैटेगरी क्या बोले यार, मतलब रैयत जो है ना, किसानों के लिए जो है ये शब्द यूज किया जाता है रैयत। तो रैयत वैयत आते रहेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना, बस किसानों की बात है तो किसानों पे रहेगी वो। तो किसानों के लिए जमींदारों को उनकी देय राशियां चुकाना मुश्किल था। जब जमींदार स्वयं किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर सकता था तो वह आगे कंपनी को अपनी निर्धारित राजस्व राशि कैसे अदा कर सकता था। देखो ऐसा क्या सीन था, देखो मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको आइडिया नहीं लग रहा होगा ये क्या बोल दिया इस पॉइंट के अंदर। हुआ क्या था, जो जमींदार थे ना उनके पास बहुत संपत्ति होती थी। अब वो खुद खेती थोड़ी ना करेंगे, वो किसानों को रखते थे, अपनी ज़मीन पे ज़मीन दे देते थे किसानों को, उसके बदले वो उनको जो है कर वगैरह कुछ देते, उसका फ़ायदा उनको हुआ करता था। लेकिन अब आ गए अंग्रेज लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, बोले कि जमींदारों को बोले, क्योंकि ज़मीन तो उनकी है, कि तुम्हें कर देना है। अब किसानों को फ़ायदा हुआ नहीं तो किसान कर देंगे नहीं, या दे रहे तो बहुत कम दे रहे हैं, कोई दे रहा है कोई नहीं दे रहा है, लेकिन जमींदार को देना था। अब जमींदार फंस गया चारों तरफ से कि क्या करे। अब उसी के चक्कर में तो जमींदारी गई थी उनकी, क्योंकि किसानों को अगर फायदा नहीं हो रहा, किसान कर देगा कैसे, अगर वो मर गया तो जमीन खेती कैसे करेगा कोई। तो ये थोड़ी दिक्कतदायक बात हो गई थी। तीसरा तो पॉइंट है इसके अंदर, राजस्व असमान था, यानी कि जो कर था ना वो अलग अलग था। फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व का ठीक समय पर भुगतान जरूरी था। वस्तुतः सूर्यास्त विधि कानून के अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने तक भुगतान नहीं आता था तो जमींदारी को नीलाम किया जा सकता था। दिक्कत थी ना ये भी, मतलब टाइम से देना ही देना है तुमको। चौथा जो है यहाँ पे, इस्तमरारी बंदोबस्त ने प्रारंभ में जमींदारों की शक्ति को रैयत यानी किसानों से जो है राजस्व इकट्ठा करने, अपनी जमींदारी का प्रबंध करने तक ही सीमित कर दिया। यानी कि उनको जो है जमींदारों का और कोई काम नहीं रह गया, क्योंकि कर वसूली इनको करनी पड़ रही थी, मजबूरी थी। तो उन्होंने जो है सिर्फ किसानों से कर वसूली करना और जमींदारी को प्रबंध करने तक ही वो रह गए, उससे आगे उनकी पहुंच नहीं बन पाई। यहाँ पे बताते हैं राजा जो है राजस्व का भुगतान नहीं कर सका। जब एक समय आ गया जब राजा, इतनी बड़ा राजा जो है वो खुद भुगतान नहीं कर सका उनके कर का, तब क्या हुआ, एक नोटिस जारी किया गया, लिखा गया उसमें, जीरे का पूरा कार्यभार अपने हाथों में ले लो और राजा और उसके अधिकारियों के संपूर्ण प्रभाव और पराधिकार को खत्म कर देने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली कदम उठाओ। उड़ा दो राजा को, मार डालो।
राजस्व इकट्ठा करने के लिए जमींदार का एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला कहते थे, क्या कहते थे, अमला, वो गांव में आया करता था कर वसूली करने के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए कि दो भाई साहब आने दो पैसा। और शुरुआती दौर में तो ये भी हुआ था कि लोग जो है ना उनको जो है अच्छा मतलब बंदोबस्त करते थे उनके बैठने का, खाने पीने का, क्योंकि अगर वो रूठ जाता ना तो उनसे ज़्यादा कर वसूली कर लेता था वो, मतलब 2 पैसे लेने उसकी जगह पे पता लगे 2.5 पैसे लेके चला गया वो। तो इसी वजह से वो थोड़ा सा खुद ही दे देते थे कि यार तुम खुश रहो बस और हमें जीने दो, क्या पता ज़्यादा ही मांग ले फिर ये। तो ये भी दिक्कत थी थोड़ी सी। धनवान रैयत यानी कि धनवान जो किसान थे और गांव के मुखिया, जोतदार और मंडल जमींदार को परेशानी में देखकर बहुत खुश होते थे, क्योंकि देखो किसान पैसा नहीं देगा तो जमींदार कहाँ से देगा, तो जमींदार की संपत्ति बिकेगी ना। तो वो ये चीज़ें देख के बहुत खुश हुआ करते थे, क्योंकि जमींदार आसानी से उस पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। 1798 में अकेले बर्दवान जिले में ही राजस्व भुगतान के बकाया से संबंधित 30,000 से अधिक वाद लंबित थे, यानी कि लोगों ने कर दी लड़ाई, हम नहीं दे रहे कर, भागो जहां भागना है तुमको। और एक जिले के अंदर, देखो वर्धमान जिला था ना जो एक जिला, इसके अंदर ही 30,000 केस चल रहे थे। तो केस जो है ना बहुत लंबे लंबे चला करते थे, जो फैसले वैसले तो आते रहेंगे जब आएंगे। इतने सारे लोगों ने मना कर दिया तो सरकार की कर वसूली कहाँ गई, और पंगा क्या हुआ, कुल मिला के वो जमींदार को तो देना पड़ेगा, किसान ही तो मना कर रहा है। तो दिक्कत आ गई थी, जमींदारों की संपत्तियां बहुत बिकी उस चक्कर में भी। अब जोतदारों का इस समय ये वो बुरा हाल चल रहा था, किसानी अच्छी नहीं थी, जमींदारों की हालत खस्ता थी, और एक नई कैटेगरी उभर कर सामने आई जिनको बोला गया जोतदार। फ्रांसीसी बुकानन के उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में हमें धनी किसानों के इस वर्ग का, जिन्हें जोतदार कहा जाता था, इनका पता लगता है। मतलब धनी किसान थे उनको हम जोतदार बुलाते हैं। आप सोचोगे यार ये जोतदार कौन आ गए बीच में, कहाँ से टपक पड़े, ये जो है अमीर किसान थे और कुछ नहीं था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है ना ज़्यादा लालच नहीं किया, इन्होंने एक छोटा सा एरिया, मतलब छोटा इतना भी छोटा नहीं कि एक एकड़ जमीन लेके बैठ गए, छोटा सा एरिया अंदर से 1 या 2 गांव पे अपना अधिकार रखते थे पूरा का पूरा। और उसके चलते जो है वो क्या उनके हाथों में होता कि किसानों से लगान कर वसूली जो है दिलवानी है नहीं दिलवानी, वो बार बार जो है कई बार क्या करते डिले करवा देते, बहुत झमेले करवाते, परेशान करके रख देते थे अफसरों को जो कर वसूली करने आया करते थे। जोतदारों ने जमीन के बड़े बड़े रकबे जो कभी कभी तो कई हजार एकड़ में फैले थे वो भी कब्जा रखे थे, मतलब बहुत बड़ी संपत्ति ये रखा करते थे। ये भी अच्छे खासे हो गए थे। अभी कुछ जगहों पर जो है उनको हवलदार कहा जाता था, जोतदार जो थे ना उनको हवलदार बुलाते थे कई सारे इलाकों में, और कुछ स्थानों पर गांटीदार्स मंडल भी बोलते थे, मतलब अलग अलग नाम थे इसके। अभी ये जो है एक डायग्राम सा दे रखा है, इससे आपको समझ में आएगा। देखो सिकमी रैयत थे, रैयत तो समझते हो ना किसान थे, सिकमी किसान थे जो वो जो है जोतदार को कर वसूली देते थे। देखो जोतदार जो था ना ये था मालिक, धनी किसान था, इसके पास जमीन होती थी काफ़ी बड़ी बड़ी, और ये जो ज़मीन है इसको किराए पे देता, मतलब जैसे आजकल देते हैं, तो इसके बदले उसको पैसे देने पड़ते जोतदार को। अब जोतदार क्या था, उसकी संपत्ति है तो उसको लगान देना पड़ेगा, वो लगान देता था जमींदार को, क्योंकि वो ज़मीन पे असली हक जमींदार का हुआ करता था, मतलब जमींदार को कर वसूली देनी पड़ेगी। अब जो जमींदार था वो देता था कंपनी को। अगर देखो किसान यहाँ से इधर वाले इलाके से इसने दे दी, जोतदार के हाथ में बहुत सारा मामला था, अगर जोतदार नहीं दे रहा इधर से इसको जमींदार को तो संपत्ति जमींदार की बिकती थी, कंपनी सीधा इसको टक्कर मारती थी, ना कि इसको टोकने नहीं आती थी। सिकमी रैयत, ये जो है सिकमी किसान वही अमीर किसान जो थे, मतलब अभी नॉर्मल किसान थे तो वो जो है किसानों से भी ऐसे भी लेन देन भी करते थे, कर्जा दे दिया किसी को उसके बदले फ़ायदा हो रहा है तो वो भी चीज़ें किया करते थे। बहुत सारे अधिकार ये कब्जा आ गया था इनके अंदर, कब्जा कर चुके थे। 1793 की बात है, उससे लेकर 1801 के बीच बंगाल की 4 बड़ी जमींदारियों ने, जिनमें बर्दवान की जमींदारी भी एक थी, अनेक बेनामी खरीदियां की, उसमें कुल मिलाकर 30 लाख रुपए की प्राप्ति हुई। नीलामियों में की गई कुल बिक्रियों में से 15% सौदे नकली थे। अब ये नकली कैसे थे समझ रहे हो ना, मतलब खुद ही खरीद ली, खुद की जमीन बेच के खुद ही खरीद रहे हैं, और वो जो है सरकार को चकमा दे रहे हैं। आगे पता लगेगा आपको कि कैसे चकमा दिया जाता था और कैसे बिना कुछ किए पैसे बन जाते थे, कैसे वो उन्होंने दिमाग लगाया, जुगाड़ लगाया, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि मेरी संपत्ति जो है वो कोई और लेके चला जाए।
जो जमींदार 1790 के दशक की तकलीफों को झेलने में सफल हो गए, क्योंकि तकलीफें थी, कर वसूली, लगान, और बहुत सारे जमींदारों की संपत्तियां बिक गई क्योंकि वो लगान नहीं दे पाए समय से, और जो उस तकलीफ को झेलने में सफल हो गए उन्होंने अपनी सत्ता को सुदृढ़ बना लिया। यानी अब उनके पास, क्योंकि आगे आने वाले समय में उनको तो पता था खेती की पैदावार बढ़ेगी, फायदा बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा, लेकिन कर तो उतना ही था। अब जो बच गए वो बच गए। लेकिन आगे चलकर 1930, ये काफी लंबा समय आ गया, देखो आप भी सोच रहे हो ये क्या हुआ, 1790 से 1930 जमींदार उनके बेटे बेटे हो गए होंगे, पता नहीं क्या हुआ होगा। लेकिन आगे चलकर 1930 के दशक की घोर मंदी की हालत में अत्यंत जमींदारों का भट्टा बैठ गया और जोतदारों ने देहात में अपने पांव मजबूत कर लिए। अब बन गए जोतदार, ज्यादा फैल गए, तगड़ा दमदार बन गई है, और जमींदारों का भट्टा बैठ गया क्योंकि इतनी मंदी आई कि इन्होंने बिल्कुल भी लगान नहीं दी, बिल्कुल भी नहीं दी। और इतनी मंदी में ये क्या करता, इसकी संपत्ति अंग्रेजों ने बेच डाली। अब ये जो है ना एक रिपोर्ट बनाई गई थी। पंगा ये हुआ था कि जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी जो जहाँ से आई थी, वो उधर के देश वाले चाहते थे कि वो जो है अपना रिवेन्यू या जो भी कमाई कर रहे हैं उसको कर या कुछ उनके साथ साझा करे, रिपोर्ट साझा करे कितना क्या हुआ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही थी। उसी को लेके एक बाद में फिर मतलब बहुत झमेले हुए उधर भी, और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करी गई इधर से और जो उधर भेजी गई थी बाद में, तो इसका नाम था पांचवी रिपोर्ट। बहुत सारी रिपोर्ट थी, पांचवी रिपोर्ट नाम है इसका कुछ। बहुत से परिवर्तनों का विस्तृत विवरण एक रिपोर्ट में दिया गया है जो सन 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। देखो भारतीय संसद नहीं था, ब्रिटिश संसद था उधर वाले देश में, तो ब्रिटिशर्स जो आए थे उनके संसद में पेश की गई थी। यह उन रिपोर्टों में पांचवी रिपोर्ट थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी। रिपोर्ट जो है 1002 पन्नों की थी और हम नहीं पढ़ने वाले इन पन्नों को। अब यहाँ पे बताते हैं कि ब्रिटेन में बहुत से ऐसे समूह भी थे जो भारत और चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध करते थे। वे चाहते थे कि उस शाही फरमान को रद्द कर दिया जाए जिसके तहत इस कंपनी को यह एकाधिकार दिया गया है। यानी कि उनको सिर्फ उन्होंने कुछ कागजी कार्रवाई कर ली और इसके तहत उनको ये अधिकार मिल गया कि वो अकेले भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं, कोई और कंपनी भारत के साथ उस देश से व्यापार नहीं कर सकती थी। जिसका पंगा ये हो रहा था क्योंकि भारत अच्छा देश था, मुनाफा ज़्यादा हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उसके चक्कर में और भी व्यापारी चाह रहे थे कि भारत और चीन से जो हुआ है समझौते वो हटाएं और हमें भी व्यापार करने का मौका मिले। अब कंपनी को जो है लड़ाई दंगे बहस छिड़ गई, बहुत झमेला हुआ और उसके बाद कंपनी को मजबूर किया गया कि वह भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट भेजा करे और कंपनी के कामकाज की जांच करने के लिए कई सारी समितियां नियुक्त कर दी गई। मतलब अलग से कुछ पारित हो रहे, कानून पारित हुए, बहुत सारा सांग हुआ। उसके बाद हुआ क्या, पांचवी रिपोर्ट में दिए गए तर्कों और साक्ष्यों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी कि ऐसे कैसे मान ले तुमने जो रिपोर्ट दी है वो सही है, तो ये भी मामला खराब था थोड़ा सा। पांचवी रिपोर्ट लिखने वाले कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने पर तुले हुए थे। देखो ये हुई ना बात। अब आई वो लाइन पे, जो रिपोर्ट जिन्होंने लिखी थी ना वो कर रहे थे कंपनी वालों की बेइज्जती, तगड़ी बेइज्जती। इसीलिए पांचवी रिपोर्ट में परंपरागत जमींदारी सत्ता के पतन का वर्णन अतिरंजित था। मतलब ऐसे दूर से दिख जाएगा, ओहो जमींदार मर रहे हैं, दिख पता लग रहा है जमींदार मर रहे हैं, वसूली ज्यादा थी। और जिस पैमाने पर जमींदार लोग अपनी जमीनें खोते जा रहे हैं उसके बारे में भी बढ़ा चढ़ाकर कहा गया। जमींदार की जमीन खोई एक की, बता दिया 10 की, तो उधर फंसा कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। तो वो भी थोड़ा सा लोगों ने कोशिशें करी उनको फंसाने की ताकि वो जो है थोड़ा सा मुक्ति मिले, उनको मिल गई थी मुक्ति। बहुत सारे कानूनों में ढील दे दी गई, बहुत सारा सांग हुआ था। फिर देखो यहाँ पे एक अंदाजा बताते हैं कि 1796-97 में जो है 28 लाख की सिक्का मतलब रुपए है, ये 28 लाख रुपए की वसूली लेनी थी और 17 लाख रुपए की जमीन बेची गई, जिसमें से उनको 14 लाख मिले। तो ये जो है अब ये 17 की बिकी, तो ये 10 लाख के राउंड जो है 10 या 11 लाख के राउंड जो है पैसे जो है वो रुपए जो है वो कहाँ गए। जमींदार पैसे इकट्ठा करता, उसके बाद वो संपत्ति खुद ही खरीद लेता। ये संपत्ति देखो, इसकी संपत्ति अंग्रेजों ने बेच दी और इसी के लोगों ने वापस खरीद ली 14 लाख रुपए में। मतलब 17 लाख में बेची गई, 14 लाख का राशि जुम्मा के रूप में उनको मिला था, पूरा 17 लाख में बिक गई उनकी, ठीक है। तो 28 लाख उसने कर इकट्ठा कर लिया और 17 लाख में उसने
वापस खरीद ली अपनी संपत्ति जो बिकी थी, तो कितना फायदा हो गया उसको। देखो पैसे भी नहीं लगाने पड़े, मतलब अपनी संपत्ति खुद ही खरीद के, और वो पैसे जो देने थे सरकार को वो भी बच गए ना, सारा ही फायदा था। उसके अलावा बता दें 26 लाख की संपत्ति 22 लाख में 4 लाख बचा लिए, ऐसे बहुत काम हुए। उसके बाद ये दौर दिमाग का दौर था, लोग खेल गए, मतलब रुला दिया इनको। वो बेच रहे हैं क्योंकि लगान एक बार भी नहीं दी उन्होंने। वो क्या कर रहे हैं, हर साल तो लगान देनी थी ना उनको, कर वसूली देनी थी इकट्ठी करके, तो इकट्ठी कर ली, बैठ गए हम नहीं दे रहे, बेच ले संपत्ति, जा बेच ले, बेच दी, उन्हीं के लोगों ने खरीद ली, फिर उसके पास आ गई, अगले साल फिर उसको इकट्ठा करना, क्योंकि काम तो ये जमींदारों का था और ये साइन हो रखा था पूरा ट्रीटी व्रीटी कि तुम ही को देना है। उसके बाद में फिर से जो है अंग्रेजों ने बेच दी संपत्ति, फिर से उसने खरीद ली, फिर से बेच दी, ऐसे 2 3 4 5 बार हुआ तो संपत्ति की कीमत गिर गई, संपत्ति को खरीदना नहीं चाह रहा। बोली अब पहले क्या होता था, शुरुआत में पहली बार बिक रही है संपत्ति हो 1 लाख रुपए, मैं इस संपत्ति को लगाता हूँ 1 लाख, 1,20,000, 1,30,000, ऐसे टक्कर लगती। अगली बार अरे 2 बंदे बैठे हैं, कितने में खरीद सकता है तू बता भाई, 1 लाख में, चल ठीक है मैं 1,20 लगा रहा हूँ, मैं खरीद रहा हूँ। अगली बार वो एक भी नहीं गया, वो अकेला खुद ही जा रहा है लेने, बोला मुझे दे दे, मैं यूँ कोई नहीं है, मैं खरीदूंगा इसको 70,000 में, खरीद ली। अगली बार फिर से बेचनी पड़ गई, बोला मैं तो 10,000 में खरीदूंगा, कोई है ही नहीं खरीदने वाला, तो उनको मजबूरन वो 10,000 में बेचनी पड़ रही है। तो वो पंगा हुआ, और उसके चलते जमींदारों को बहुत फायदा हुआ, मजे आ गए जमींदारों के। अब ये तो था उस समय की बात, लेकिन सिर्फ बंगाल के उस इलाके के अंदर तो ऐसा चल रहा था, जमींदारों की हालत ऐसी थी। लेकिन कुछ और लोग थे जो जंगलों में रहते थे, जो झूम बराबर झूम करते थे, यानी झूम खेती करा करते थे। ये वो खेती होती है जिसके तहत जो है जमीन को साफ करो, राख वाख हटाओ, मतलब उसमें मिक्स करो, और हल की कुदाल, देखो 2 चीजें हैं, एक कुदाल होती है, एक हल होता है, अलग अलग होती है, ये थोड़ी सी फर्क होता है। हल से खेती एडवांस, मतलब आधुनिक सभ्यता जो है हल से खेती करती है, और कुदाल जो है प्राचीन समय से चली आ रही है, वो वाला सिस्टम है, थोड़ा सा मान सकते हो आप। तो जो ये जंगलों में रहते थे, पहाड़ों पर रहते थे, ये कुदाल से खेती किया करते थे। और उसके बाद जो है इन्होंने ऐसे नॉर्मल खेती करते, थोड़ा सा मतलब जमीन साफ करी, घास फूस काटी जंगलों में, और उसके बाद खेती करी, 2-3 साल करी, और उसके बाद छोड़ के दूसरी जगह चले गए, फिर तीसरी जगह चले गए, फिर वो वापिस ऐसे इधर उधर घूमते रहते थे जमीन पे खेती करने के लिए। थोड़ी सी खेती करते, जवार बाजरा अपने काम की चीजें उगाया करते थे, ज्यादा कुछ नहीं करते। अब यहाँ पे बताते हैं राजमहल की पहाड़ियों में एक ऐसा खतरनाक इलाका था, यह बहुत कम यात्री जाने की यहाँ पर हिम्मत करते थे। बुकानन, जहाँ कहीं भी गया वहाँ उसने निवासियों के व्यवहार को शत्रुतापूर्ण पाया। ये बुकानन जो है ना, कोई लेखक वेखक था शायद से, या चित्रकार था जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि कुछ पेंटिंग वेंटिंग भी दे रखी है बुकानन की, जो भी है फेमस ही बंदा रहा होगा। उसने जो है बातचीत करने को कोई तैयार नहीं थे, लोग घबरा गए उसको देखते ही, गांव छोड़ के भाग गए लोग, मतलब पहाड़ों पे रह रहे थे ना, जो जहाँ भी रह रहे थे उस जगह को छोड़ के भाग गए, फरार, वे अपने अपने घर बार और गांव छोड़कर भाग गए। उसको अचंबा हुआ, ये क्या हुआ, मतलब यार इतने क्यों डर रहे हैं, ये हो क्या रहा है। अब आप भी सोच रहे होगे मतलब ऐसा क्या हो गया यार, ये बुकानन के पहुंचते ही गांव घर छोड़ के भाग गए लोग हैं, कुछ गोली बंदूक शिकार करने निकला था क्या वो उनका? नहीं, ऐसा नहीं था। हुआ क्या था, इस कहानी को ऐसे समझ में नहीं आएगी, कहानी को शुरुआत से समझते हैं, फिर पता लगेगा हुआ क्या था। पहाड़ी लोगों को पहाड़िया क्यों कहा जाता था? पहाड़ी लोगों को पहाड़िया कहा जाता था क्योंकि वो पहाड़ों पर रहते थे, सिंपल बात है। वे राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे, वे जंगल की उपज से अपनी गुजर बसर करते, झूम खेती करते। वे जंगल के छोटे से हिस्से में झाड़ियां को काटकर, घास फूस को जलाकर जमीन साफ कर लेते थे, और राख को पोटाश से उपजाऊ बनी जमीन पर ये पहाड़िया लोग अपने खाने की तरह तरह की दालें और जवार बाजरा उगाते थे। मतलब बोले तो आम अपनी जिंदगी है, ठीक है, अपनी जमीन है, थोड़ी सी खेती करो, किधर भी कर लेते हैं, जहाँ भी जगह ऐसी मिली उनको, ऐसे खेती होती थी वहाँ पे। वे कुदाल से जो है जमीन को थोड़ा सा खुरच लेते थे, कुछ वर्षों तक उसकी सफाई, उस साफ की गई जमीन में खेती करते, और फिर जो है कुछ वर्षों के लिए उसको खाली छोड़कर नए इलाके में चले जाया करते। ऐसा किया करते थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वाले बोले ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे क्या कूदते फिर रहे हो इधर या उधर, एक जगह रुक के खेती करो ना, तो वो दिक्कतदायक थी।
उन जंगलों के पहाड़िया लोग खाने के लिए महुआ के फूल, ये जो खाने के होते हैं काफ़ी मतलब अजीब सी महक होती है, इसके जो है फूल इकट्ठा करते थे। मतलब पहले के टाइम में बहुत स्वादिष्ट माने जाते थे ये। तो इसको जो है इकट्ठा करते बेचने के लिए रेशम के कोया और राल और काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे। पेड़ों के नीचे जो छोटे छोटे पौधे उगाते थे या जमीन खाली जो घास फूस थोड़ी बहुत उगाती है ना, खाली जमीन पड़ी हुई, तो उसको चरागाह बन जाती, वहाँ पे जानवरों को वो चरा लिया करते थे। ये जो है एक पेंटिंग बना रखी है जिसमें विलियम होजेज एक ब्रिटिश कलाकार था जो कैप्टन कुक के साथ अपनी प्रशांत महासागर की दूसरी समुद्र यात्रा के दौरान, ये टाइम है इसके दौरान प्रशांत क्षेत्र में गया था और वहां से वो भारत आया। 1781 में वह भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टा क्लीवलैंड का मित्र बन गया। क्या नाम है यार ये अजीब सा, का मित्र बन गया था। क्लीवलैंड के निमंत्रण पर होजेज 1782 में उसके साथ जंगल महलों के भ्रमण पर गया था। तो यहाँ पे उसने ये पेंटिंग बनाई थी, जो कि समझ रहे हो मतलब इस टाइप से गांव रहते होंगे जंगलों में कुछ। शिकारियों, झूम खेती करने वालों, खाद बटोरने वालों, काठ कोयला बनाने वालों, रेशम के कीड़े पालने वालों के रूप में पहाड़िया लोगों की जिंदगी इस तरह जंगल से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। मतलब उनको कुछ और नहीं आता था, जंगलों में रहते थे, वे मिली के पेड़ों के नीचे बनी अपनी झोपड़ियों में रहा करते थे और आम के पेड़ों की छां में आराम करते थे। वे पूरे प्रदेश को अपनी निजी भूमि मानते थे। निजी भूमि होती है खुद की जमीन है, कोई नहीं घुसेगा इसमें, और यह भूमि उनकी पहचान और जीवन का आधार थी। जमींदारों को अक्सर इन पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिजाज देकर उन्हें शांति खरीदनी पड़ती थी। क्या होता था देखो, मामला खराब चल रहा था, पहाड़ी लोग हैं, खेती का इतना कुछ आता जाता था नहीं, और गांव या फिर आसपास जो इलाके थे वो किसान थे, खेती किया करते थे, आराम से एक जगह बैठे रहते थे, और ये लोग क्या करते, उनके ऊपर हमला करते, उनकी संपत्ति लूट के ले आते। संपत्ति में पैसा नहीं लूटते थे, ये ज़्यादातर जो है खाने पीने की चीज़ें लूटा करते थे, क्योंकि कई बार क्या होता अकाल पड़ जाता था और अकाल के चलते इनकी बिल्कुल खेती नहीं होती और भूखे मरते, क्या करते हमला कर देते थे, बार बार हमला करते, बार बार हमला करते, और उसके चलते जमींदारों को, अब उन्होंने देखो लूटी गई है ज़मीन, गांव में घुसे हैं, संपत्ति लूट ली, तो अब किसान कर उसको जमींदार को कर कहाँ से देंगे, समझो ना। तो उसके चक्कर में ये जो है जमींदार इनको खुश रखने के लिए जो है खिजाज के रूप में कुछ देता होगा खाने पीने का या फिर जो भी कुछ है। ये इनके मुखिया भी हुआ करते थे, कबीले से होते थे और इनके मुखिया होते थे, मुखिया की अनुमति के साथ ही सारा कुछ होता था यहाँ पे। व्यापारी लोग भी जो है इन पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति प्राप्त हेतु कुछ पथकर उनको दिया करते थे। पथकर होता है, पथ मतलब रास्ता और कर मतलब वसूली, यानी कि रास्ता देने के लिए कर देना, वो उसको पथकर बुलाया जाता है। इस प्रकार कुछ ले देकर की गई शांति संधि अधिक लंबे समय तक नहीं चली, मामला खराब हो गया। यह 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में उस समय भंग हो गई जब स्थिर खेती के क्षेत्र की सीमाएं आक्रामक रीति से पूर्व भारत में बढ़ाई जाने लगी। हुआ क्या कि खेती की, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को चाहिए था पैसा, पैसे के लिए चाहिए ज़्यादा ज़मीन, उन्होंने क्या किया, जंगल कटवा दिए ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने, और ज़मीन खेती की ज़मीन बढ़ा दी। अंग्रेज़ों ने जंगल की कटाई सफाई के काम को प्रोत्साहित किया और जमींदारों और जोतदारों ने प्रति ज़मीन को धान के खेतों में बदल दिया। वे जंगलों को उजाड़ मानते थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले सोचते थे कि जंगलों में कुछ नहीं है, उजाड़ है। वनवासी लोगों को ऐसा बर्बर उपद्रवी क्रूर लोग समझते थे जिन पर शासन करना उनके लिए बहुत मुश्किल काम था, काबू से बाहर थे। अगर कोई घुसता अफसर कर वसूली करने जाता तो उसको मार देते, फेंक देते, कहीं पे दफना देते, तो दिक्कतदायक बात थी। 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने इन पहाड़ियों को निर्मूल कर देने की क्रूर नीति अपना ली और उनका शिकार और संहार करने लगे। जाओ और जो बोले तो दे तो कर दे, नहीं दे तो गोली मार, तीर मार, जो भी रखते थे तलवार से काट डाल उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी क्रूर नीति अपना ली थी इन्होंने। 1780 के, ये 70 की बात है, 80 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड ने शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की, जिसके अनुसार पहाड़िया मुखियाओं को एक वार्षिक भत्ता दिया जाना था और उसके बदले अपने आदमियों का चाल चलन ठीक करने की जिम्मेदारी लेनी थी। देखो क्या किया गया, अब एक उन्होंने सोचा यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, उधर से वो उनको मार रहे हैं, उधर से वो उनको मार रहे हैं, दोनों तरफ का नुकसान हो रहा है। लेकिन अब इन्होंने लगा लिया एक नया दिमाग लगाया। क्या सोचा इन्होंने कि साल में जो है इनको एक फिक्स अमाउंट में या पैसे या जो भी कुछ है वो दिए जाएंगे,
उनके मुखिया को दिए जाएंगे। वो उसका मुखिया का काम क्या होगा कि वो पूरा जो कबीला है उसको संभाले, उसके चाल चलन को ठीक करे, किसी के ऊपर फालतू फंड में हमला ना करे। तो ये चीज़ें देखनी थी। बहुत सारे पहाड़ी मुखियाओं ने भत्ता लेने से मना कर दिया और कुछ तो ठहरे लालची, उन्होंने अधीनस्थ कर्मचारी वैतनिक मुखिया माना गया और लोग उनसे भड़क गए, अपने मुखिया को मार डाला और बल्ले बल्ले हो गई उनकी भी। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे मुखियाओं ने क्या किया, मना कर दिया, हम नहीं ले रहे, हमें अपना जैसे रह रहे हैं रहने दो, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है फालतू की। 1810-11 की सर्दियों में बुकानन के इस क्षेत्र की यात्रा की थी। बुकानन जो जिसका जिक्र कर रहे थे कि उसको देखते ही लोग भाग गए। तो ये 10 की बात है। अब तो यह स्वाभाविक ही था कि पहाड़ी लोग बुकानन को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखते, क्योंकि देखो मामला कितना खराब हुआ पड़ा है। 1780 की बात है, ऐसे ऐसे समझौते हुए, लोग भड़के हुए थे, पहले से जंगल काटे जा रहे थे, धीरे धीरे कर करके उनको जो है काफी दूर भगा दिया गया और उससे लोग भड़के हुए थे, डरे हुए थे। तो उस चक्कर में जो है वो बुकानन को देख के जो है डर गए, वो भी भाग गए छोड़ के जगह को कि यहाँ पे भी आ गए ये लोग। तो इन्हीं दिनों उन्हें एक नए खतरे की सूचनाएं मिलने लगी थी और वह था संथाल लोगों का आगमन। संथाल जो है एक नए लोग, अंग्रेजों ने बसाए थे। ये बुला बुला के भाई साहब इधर इधर बस जाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो जंगलों की जमीन साफ कर रहे थे ना ये लोग, तो उस जमीन पे लाके इनको बसा दिया कि तुम यहाँ पे खेती करो, एक जगह बसो, अच्छे से मजे लो और तुम्हें कर दो। आहा, शुरुआत में बसाने के लिए तो लालच देना पड़ता है, कर नहीं मांगा, बस गए वो ढंग से, थोड़ा ठीक ठाक सिस्टम बैठ गया उनका। उसके बाद बोले आने दो पैसा, आने दो। तो अब देखते हैं क्या होता है। संताल लोग वहाँ के जंगलों का सफाया करते हुए, इमारती लकड़ी को काटते हुए, जमीन जोतते हुए और चावल और कपास उगाते हुए उस इलाके में बड़ी संख्या में घुसे चले आ रहे थे। उनके पास एक नई तरकीब थी जिसका नाम था हल। हल चलाते थे वो और उसी से खेती किया करते थे। देखो वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है और आगे मुझे पता है मतलब बहुत टाइम लग जाएगा इसे करने में। 14 पेज हो चुके हैं आपके और आधा चैप्टर बचा है, आधा भी करा दिया है। तो बाकी का जो है मैं अगली वीडियो के अंदर कराऊंगा, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। वैसे कहानी मज़ेदार है, मुझे भी मज़ा आ रहा है पढ़ाते हुए, लेकिन ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि दूसरी वीडियो फिर छोटी सी बनेगी। देखनी तो आपको दोनों ही है। चलो अब खत्म करते हैं वीडियो को। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6 से लेकर 12 तक की सभी सब्जेक्ट की वीडियोज़, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ या घंटा जो भी दबाना दबा दो, लेकिन हाँ सब्सक्राइब कर लो ताकि घंटी वंटी का फ़ायदा ये रहेगा आपको कि जो कुछ अपडेट आएगा काम का होगा आपके तो टाइम से मिलेगा बिल्कुल से। तो मन करे तो दबा लेना, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो।